नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने के बाद लाल किले से कहा कि जैसा हिंदुस्तान है वैसी ही हमारी यात्रा है। इसमें कोई किसी से जाति धर्म नहीं पूछता, इसमें हिंसा नफरत नहीं है। राहुल ने कहा कि इसमें कोई कपड़े भी नहीं पूछता, हर तरह का आदमी इसमें शामिल हुआ है। यहाँ तक कि गाय भैंस और कुत्ते तक शामिल हुए, लेकिन उनको किसी ने नहीं मारा। राहुल ने कहा कि जैसे मीडिया पर लगाम है वैसे ही पीएम मोदी पर भी लगाम लगी हुई है, उनको कंट्रोल कर लिया गया है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि उनसे प्रेस वाले पूछते हैं कि आपको ठंड नहीं लगती। मैंने कहा ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते, गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते। राहुल ने कहा कि फिर कहते हैं कि आप 2800 किलोमीटर चल लिए। राहुल ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान चलता है, किसान चलता है, मजदूर चलता है, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं कि ध्यान सही जगह रहे। राहुल ने इस दौरान धर्म को लेकर भी बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी ने धर्म की बात उठाई है, हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि गरीबों को, कमजोरों को कुचलना चाहिए? कहाँ लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए? मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। गले लगाने की बात होती है। अब ये लोग देश में डर फैला रहे हैं और ये डर किसान, मजदूर, गरीबों और महिलाओं के दिल में दिखता है। राहुल ने कहा कि हिंदू धर्म कहता है कि डरो मत, और ये लोग 24 घंटे डर फैलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज 24 दिसंबर की शाम लाल किले से बीजेपी पर तीखा हमला बोला। भारत जोड़ो यात्रा 108वें दिन आज दिल्ली पहुंची। भारी तादाद में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाई जा रही है। इस काम को सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि टीवी मीडिया भी इसमें शामिल है। राहुल ने इस दौरान टीवी मीडिया पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि कभी आपने क्या देखा है कि टीवी पर एक हिंदुस्तानी दूसरे से गले लग गया हो? नहीं, ये 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करते हैं। ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपका ध्यान भटकाया जा सके। ये वही काम कर रहे हैं जो जेब काटने से पहले किया जाता है। जेब काटने वाला सबसे पहले आपका ध्यान भटकाता है। राहुल ने कहा कि देश में 90% लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, मुझे कहीं भी नफरत नहीं दिखी, लेकिन जब भी टीवी खोलता हूं मुझे नफरत और मारपीट दिखती है। मोदी सरकार पर हमलावर राहुल गांधी ने कहा, यह मोदी सरकार नहीं बल्कि अडानी अंबानी की सरकार है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि 24 घंटे मीडिया में नफरत की खबरें दिखाई जाती हैं और लोगों का ध्यान भटकाकर जनता का पैसा इनके मालिकों के जेब में जाता है। ये सब जानते हैं ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। कमल हासन ने कहा कि मैं आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से कहा, यही वक्त है जब देश को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के भाषण को लेकर बीजेपी जमकर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी प्यार फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उनके साथ चले। उनके साथ चलकर प्यार कैसे फैला सकते हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म की चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की बात करने चले, लेकिन देश से नफरत फैलाने वालों के साथ चलकर आप कौन सा मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं? राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। राहुल गांधी को तरह तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सावरकर पर राहुल की कथित टिप्पणी को आधार बनाते हुए लखनऊ की कोर्ट में शिकायत की गई, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शिकायतकर्ता से पहले सबूत पेश करने को कहा है। लखनऊ की कोर्ट में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर पर कथित टिप्पणी के विरोध में शिकायत की गई है। ये शिकायत किसी नृपेंद्र पांडे ने की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने सावरकर का मजाक उड़ाया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भाषण देते हुए ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से बताया था कि सावरकर अंग्रेजों के एजेंट थे। अंडमान जेल में रहने के दौरान सावरकर द्वारा अंग्रेजों से माफी मांगी गई। कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद को लगातार नेता छोड़कर जा रहे हैं। उनकी पार्टी से 126 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद भी शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि गुलाम नबी आजाद के आसपास कुछ लोगों का गुट है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तारा चंद ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस से इस्तीफा देना एक भूल थी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2022 का सामान्य विज्ञान का पेपर लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद सरकार को आनन फानन में परीक्षा को रद्द करना पड़ा। ये परीक्षा शनिवार सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पेपर लीक होने पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है।
पेपर लीक होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजस्थान में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बस जिसमें इस परीक्षा के अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनके पास सामान्य ज्ञान का पेपर पहले ही आ गया है। सूचना के आधार पर पुलिस के अफसरों और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने जांच पड़ताल की और बस को रोककर तलाशी ली। पुलिस ने इस मामले में 50 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से 42 लोगों को बस से जबकि 8 लोगों को उदयपुर के एक प्राइवेट होटल से हिरासत में लिया गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लगातार 5 हफ्तों से बढ़ रहे विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले हफ्ते में लगभग $571 मिलियन की कमी दर्ज की गई। शुक्रवार को जारी हुए आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 16 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में गिरकर $563.499 अरब पर पहुंच गया। मालूम हो कि अक्टूबर 2021 में भारत का मुद्रा भंडार अपने सबसे ऊंचे स्तर $645 अरब था। उसके बाद से इसमें लंबे वक्त तक लगातार गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल मौजूदा वक्त में ये $563.499 अरब पर है। विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा में सुरक्षित रखी गई संपत्ति से होता है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी सिक्योरिटीज शामिल होती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी सरकार और आरबीआई को आर्थिक विकास में गिरावट के कारण पैदा हुए किसी भी बाहरी या अंदरूनी वित्तीय संकट से निपटने में सहायता करती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान योगी ने लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर चर्चा की। बीजेपी के सूत्र ने कहा, जैसे जैसे शिखर सम्मेलन नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया और अब तक की तैयारियों पर अपडेट साझा किया। सूत्र ने बताया कि आदित्यनाथ ने मोदी से उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के बारे में भी बात की। समझा जाता है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी के किन लोगों को टिकट दिया जाएगा, उन नामों पर दोनों ने विचार किया। हालांकि इस बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 201 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 183 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,397 है। देश में कोविड से रिकवरी की दर 98.8% है। बता दें, चीन में कोरोना का प्रकोप है और इसके कारण भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत सरकार ने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी और तैयारी जरूरी है, लेकिन भारत में घबराने की जरूरत नहीं है। चीन समेत कई देशों में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि हम विमानन मंत्रालय से बात करके चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक, दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में आने के बाद जिनको बुखार होगा या कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए, उन्हें क्वारंटीन करने के लिए भी हम आदेश जारी करने जा रहे हैं। मथुरा की एक अदालत ने शनिवार को आदेश दिया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। अदालत ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI 2 जनवरी से मस्जिद का सर्वे करे और 20 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने जमा करे। अदालत ने यह आदेश वादी विष्णु गुप्ता की याचिका पर दिया है। विष्णु गुप्ता हिंदू सेना से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे उसी तर्ज पर होगा जिस तरह वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ था। बता दें, वाराणसी की एक निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे कराने का आदेश दिया था और उसके बाद सर्वे कराया गया था। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोबराज ने कहा है कि वो नेपाल की सरकार और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा करेगा। चार्ल्स शोबराज को नेपाल में 19 साल तक जेल में रहने के बाद शुक्रवार को रिहा कर दिया गया था। फ्रांस जाते वक्त उसने न्यूज एजेंसी AFP से कहा कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है और उसे बहुत सारा काम भी करना है। चार्ल्स शोबराज से जब ये पूछा गया कि क्या उसे सीरियल किलर कहना गलत है, इस पर चार्ल्स ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल गलत है। एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार के मुताबिक जिन्होंने चार्ल्स का इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था कि चार्ल्स खुद को एक क्रिमिनल हीरो समझता था। बता दें, चार्ल्स शोबराज ने भारत, नेपाल और थाईलैंड के अलावा ग्रीस, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मलेशिया में भी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया। दिन के खेल के खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। उसे इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए अब 100 रन और बनाने हैं। इससे पहले इस मैच में बांग्लादेश ने पहली पारी में 227 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 314 रन बनाए। दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम 231 रन बना पाई और भारत के सामने 145 रन का लक्ष्य रखा गया। मैच के दौरान पूर्व कप्तान कोहली और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच में कहासुनी भी हुई।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।